Hello all students, welcome to WaysCat. Students, my name is Arpit Soni and I'm your DLR mentor. Students, being your DLR mentor, it's part of my job that I teach you subject properly in detail और explanation मेरा अच्छा हो, साथ ही मैं आपको concepts अच्छे से समझाऊं. But apart from this, it's also my part of job that I show you the right path. एक ऐसा path मैं आपको बताऊं जिससे आप एक aspirant से achiever बन सकते हो. लेकिन आज की इस वीडियो में हम सही रास्ते के बारे में नहीं, हम गलत रास्ते के बारे में बात करेंगे. We are going to talk about 5 mistakes that every CAT aspirant is committing, जिनके कारण वो सिर्फ एस्पिरेंट बनकर रह जाएंगे, अचीवर नहीं बन पाएंगे. तो स्टूडेंट्स, इन मिस्टेक्स को डिस्कस करने से पहले एक बहुत छोटी सी स्टोरी समझते हैं. बहुत छोटी सी स्टोरी, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, इसको अच्छे से समझना. लेट्स सपोज अपना, आप जानते ही हो, जैसे अपना जो कैट एग्जाम है, जो अपना कैट 24 है, ये कब होता है सर? नवंबर मंथ के अंदर, राइट? नवंबर मंथ में इसमें होता है. नवंबर इज विंटर सीजन, राइट? यहाँ पे विंटर कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर स्टार्ट हो चुका होता है. अब विंटर में एक बहुत फेमस मिठाई है जिसका नाम है गाजर का हलवा, राइट? अब गाजर का हलवा बनता कैसे? बस थोड़ी देर मेरे साथ बने रहना, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी. बस थोड़ी देर मेरे साथ बने रहना, ठीक है? अब गाजर का हलवा बनता कैसे? लेट्स सपोज अगर अपन सबको मिलकर एक गाजर का हलवा बनाना है, एक मतलब एक थोड़ा सा 1 kg, गॉट इट? ठीक है. सबसे पहला काम क्या होगा अपना? अपन सबसे पहले मार्केट से फ्रेश गाजर लेके आएंगे, राइट? अपन फ्रेश गाजर लेके आएंगे. सबसे पहले घर पे आके उसको छील देंगे, धोने के बाद छील देंगे. डिटेल्स में मत जाना, बाय द वे आई डोंट नो हाउ टू मेक गाजर का हलवा, लेकिन बात समझने की कोशिश करना, ठीक है? उसको छील देंगे, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस हो चुके. उसके बाद अपन बर्तन लेंगे, उसमें गाजर डालेंगे जो कि अपन ने छील रखी है डेफिनेटली. उसके बाद उसमें पानी, दूध, घी, वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है. अब थोड़ी देर वो पकेगा, हमारा गाजर का हलवा पक रहा है, समझना अच्छे से, हमारा गाजर का हलवा पक रहा है. थोड़ी देर बाद मैं उसमें क्या डालूंगा? शक्कर, शुगर डालूंगा, ताकि मीठा टेस्ट आए उसके अंदर. मैंने शक्कर का डिब्बा उठाया, आराम से चम्मच कितनी डालूंगा? स्वाद अनुसार, गॉट इट? स्वाद अनुसार उसमें चम्मच गई एंड देन वो और पिघल चुका है सब कुछ और बिल्कुल अच्छे लेवल पे बन रहा है, ठीक है? एंड में मुझे लग गया कि हाँ ये लगभग बन चुका है. मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए और गार्निशिंग के रूप में उनको अच्छे से गार्निश कर दिया मैं पूरे हलवे को. क्लियर है पॉइंट? अब हमारे सामने आ चुका है हलवा, बहुत तगड़े लेवल का, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल गर्मा गर्म. मैंने अपनी प्लेट के अंदर उसको सर्व किया, अपनी प्लेट के अंदर उसको सर्व किया एंड देन मैंने उसकी फर्स्ट बाइट ली एंड व्हाट द अल्टीमेट वर्स्ट टेस्ट. अब ये वर्स्ट टेस्ट क्यों आया, इस बात को समझना. हमने गाजर के हलवा बहुत टेस्टी बनाया, ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन जैसे मैंने उसको टेस्ट किया इतना बकवास लगा कि उसको फेंक दे सारा का सारा. क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम वॉज कि मैंने शुगर की जगह क्या डाल दिया था? सॉल्ट. शुगर की जगह क्या डाल दिया मैंने? सॉल्ट. शुगर नहीं डाली, सॉल्ट डाली. सर क्या सिली मिस्टेक करी आपने? सर शुगर डालनी थी ना, सॉल्ट क्यों डाला? ये तो सर आपकी गलती है. ये सेम गलती, ये शुगर और सॉल्ट वाली सेम गलती आप में से मैक्सिमम एस्पिरेंट्स कर रहे हैं. तो समझाओ थोड़ा अच्छे से रहो. मैंने काफी एस्पिरेंट्स से मैं मिला हूं काफी टाइम से, वो हर बार मुझे ये कहते हैं सर मॉक्स आर इंपॉर्टेंट, सर मॉक्स आर इंपॉर्टेंट. सर मैं तो सोच रहा हूँ 40-50 मॉक्स दे दूं सर इस बार, ताकि सर कैट के अंदर सर मेरी मतलब जीत पक्की हो जाए. 99.99 परसेंटाइल इस साल सर मेरे ही आएंगे सर. मैं तो 40-50 मॉक्स टारगेट कर रहा हूँ सर, मेरा सिलेबस कंप्लीट है सब कुछ. अब तो सर अगस्त से मॉक्स देंगे सर. सुनना स्टूडेंट्स, मॉक्स इज लाइक हलवा बनाना. अगर आपको हलवा बनाना आता है इसका मतलब आपको मॉक्स देना आता है, लेकिन शुगर जो है ना वो है एनालिसिस. सी, इसको रियल लाइफ से मत कोरिलेट करना कि सर असल में क्या है. ये एग्जांपल बस मेरे दिमाग में आया था कि ये परफेक्टली फिट हो रहा है इस कंडीशन में. दैट्स व्हाई कि जब मैंने हलवा बना रहा था, क्या कोई मुझ पर डाउट कर रहा था क्या कि मुझे हलवा बनाना आता है ही नहीं आता है? मुझे हलवा परफेक्ट बनाना आता है. मेरे से बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई. क्या मिस्टेक हो गई? मैंने सॉल्ट की मतलब शुगर की जगह सॉल्ट वाला उसके अंदर मिक्स कर दिया. समझ रहे हो क्या बात को? तो मेरे कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं. उसी तरह से मैं आपके कंसेप्ट्स, जो आपके मॉक्स में जो आपके कंसेप्ट्स चेक करे जाते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता. प्रॉब्लम है कि आप अपना एनालिसिस अच्छे से नहीं करते हो. मैक्सिमम स्टूडेंट्स सिर्फ मॉक्स दे देते हैं कि सर 2 घंटे का फुल लेंथ मॉक है, फटाफट देके निपटते हैं. जैसे ही देते हैं, अब सर चाय पी के आते हैं, थोड़ा कुछ करते हैं, रेस्ट करते हैं, यार नहीं यार अच्छा ही नहीं हो रही यार, सेम टू सेम क्वेश्चन को 2-3 बार क्यों करूं सर? अभी तो मैंने पूरा पजल सॉल्व किया, अभी तो पूरा मैंने आरसी सॉल्व किया, ये कई पैराजम्बल मैंने सॉल्व किया, इनको एनालाइज क्यों करूं सर? देखो स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं ना, ये एनालिसिस जो पार्ट है ना, ये शुगर के बराबर है. जब तक आप ये शुगर नहीं डालोगे हलवे के अंदर, आपका हलवा क्या है? टेस्टलेस है. टेस्टलेस है.
समझ रहे हो? उसी तरह से जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे मॉक्स का कोई फायदा नहीं है, इट्स टोटली टाइम वेस्ट। मॉक्स इज इक्वल्स टू टाइम वेस्ट इफ एनालिसिस इज नॉट डन प्रॉपर्ली। बात समझ लेना। दिस इज मिस्टेक नंबर 1 स्टूडेंट्स। क्या है सबसे पहली मिस्टेक्स? फोकस करो मॉक्स पे। यस, मॉक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन विद एनालिसिस। सच बात बता रहा हूं, एक्सपीरियंस के बेस्ड पर, ना सिर्फ मेरे बट काफी सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के बेस पर, कि मॉक्स के साथ अगर एनालिसिस नहीं किया तो ये मॉक्स सारे बर्बाद है। इट्स सिमिलर लाइक वो सारे पैसे खर्च हो गए ना, वो हलवा देखो ना, उस हलवे की कोई वैल्यू है क्या जिसमें सॉल्ट है? कोई वैल्यू नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है। चाहे उसमें अपन ने घी बेस्ट क्वालिटी का डाला है, अपन ने ड्राई फ्रूट्स बेस्ट डाले, दूध अच्छा डाला, सब कुछ अच्छा डाला, लेकिन शुगर नहीं है इसलिए वो कुछ काम का नहीं है। उसी तरह से जब तक मॉक्स में एनालिसिस नहीं है तब तक वो किसी काम का नहीं है। वो आपको कैट एग्जाम में हेल्प करेगा, लेकिन ऐसी हेल्प करेगा जो कि आपके काम की नहीं है। आपको क्वेश्चंस आते हैं लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि सर मेरे लिए कौन से क्वेश्चंस बढ़िया है। अब एनालिसिस का मतलब क्या होता है सर? ये एनालिसिस बहुत टेक्निकल टर्म लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ग्राफ को एनालाइज कर रहे हैं स्टॉक्स के अंदर, पता लगाने की आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा। ऐसा एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस इज कि आपने 2 घंटे टेस्ट दिया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? उसको फिर से सॉल्व करना है। जब उसको फिर से सॉल्व कर लोगे ना, जो वार्तालाप आपकी और अपने बीच में हो रही है, जो आप खुद के दिमाग के साथ जो बातचीत करते रहते हो कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मुझसे बन सकता था यार, दिस इज नोन एज एनालिसिस। इसी को ही कहते हैं एनालिसिस। इतना इसको बड़ा हवा मत बनाओ कि सर एनालिसिस असल में क्या होता है कि सर कुछ ना करना पड़ेगा, एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, सब कुछ लिखना पड़ेगा। वो सब कुछ करना है, लेकिन वो में दूर से डिफिकल्ट लगता है टास्क पूरा। लेकिन जैसे आप पूरा पेपर सॉल्व करोगे अपने सामने, आपको पता लगेगा कि हाँ सर ये चीजें मेरे को आती थी लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाया। अच्छा, मुझे पता लग गया कि ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दिस इज नोन एज एनालिसिस। और एक मॉक के एनालिसिस से कोई नहीं जीता है। जितने भी मॉक्स दो सबका एनालिसिस करो, बाकी मॉक ही मत दो। समझ गए बात को? मैं कह रहा हूं आप 100 मॉक्स दे दो विदाउट एनालिसिस और 25 अच्छे से मॉक्स दे दो विद एनालिसिस। बस इस बात को मान लो, आप जीत जाओगे कैट के अंदर। मुझ पर विश्वास रखो, आप जीत जाओगे कैट के अंदर। समझ में आई? मिस्टेक नंबर 1, गाजर का हलवा अच्छा बनना चाहिए, मीठा बनना चाहिए, खारा नहीं बनना चाहिए। गॉट इट? मिस्टेक नंबर 2। मिस्टेक नंबर 2 नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा कहूंगा कि काफी लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। सर 2 लेवल पर, एक है माइंड और एक है बॉडी। क्या है सर ये? वापस आप वही वाली एडवाइस देने वाले हो क्या सर कि सर हेल्दी बॉडी होनी चाहिए? यस, एडवाइस वही आने वाली है, क्योंकि आप लोग इस चीज को फॉलो ही नहीं करते हो। सबसे पहले मेरी बात समझो, आपका माइंड और बॉडी जो है ना एक्टिव और हेल्दी होना चाहिए, इस बात को मान लो। और वैसे मैं बताऊं ना, आप लोग इतने समझदार हो कि आपको पता है कि जिसका दिमाग और बॉडी अगर हेल्दी और एक्टिव रहती है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ही होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी ही लेवल की होती है। अब सुनो, बहुत सिंपल सी बात, ज्यादा इसको खींचूंगा नहीं मैं, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स। बॉडी के लेवल पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट 30 मिनट्स वर्कआउट डेली। वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बता रहा हूं। आपको भी पता है कि साइंस ने इसको प्रूव कर चुके हैं कि दोज हु डू 30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट दे फील एनर्जाइज्ड। सच में ये एनर्जी अलग लेवल पे होती है अगर आप 30 मिनट्स तक वर्कआउट करते हो। वर्कआउट नहीं कर सकते, जॉगिंग, रनिंग, व्हाटएवर इट इज पॉसिबल फॉर यू, लेकिन डू समथिंग फिजिकल एक्टिविटी। यू कैन प्ले सम स्पोर्ट्स ऑल्सो, ठीक है? तो थोड़ा बहुत खेल कूद में या थोड़ी बहुत अपनी बॉडी को मूव करो ताकि तुम्हारा माइंड थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्टेट में रहे, ठीक है? बॉडी के लेवल पे वर्कआउट इंपॉर्टेंट है और डाइट भी इंपॉर्टेंट है। अभी डाइट के ऊपर मैं लेक्चर नहीं दूंगा, मैं कुछ प्रवचन नहीं देना चाहता डाइट के ऊपर। आप लोग खुद जानते हो कि कौन सी डाइट आपके लिए सही है और कौन सी नहीं। गॉट इट? तो उसके बाद नहीं कहूंगा, बस मैंने पॉइंट मेंशन कर दिया है कि डाइट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सर माइंड के लेवल पे क्या? अब मुझे माइंड को ट्रेन करना है क्या सर? ट्रेन इट नहीं। ट्रेनिंग तो क्या है ना दोस्त, आपकी जब कैट कर रहे हो वहीं पे ट्रेनिंग हो ही रही है। हमको क्या करना है? माइंड को क्या करना है? ओपन करना है। क्या करना है? ओपन। सर ओपन कैसे होगा दिमाग? हमें अपने दिमाग को खोलना है, थोड़ी नई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो अपने आप को। सर कुछ नई हॉबीज पाल ले क्या? बिल्कुल पाल लो, बेस्ट है। कुछ नई हॉबीज ले लो कि सर नहीं सर मैं तो कुछ मैजिक सीख लेता हूँ, या फिर मैं कुछ स्विमिंग सीख लेता हूँ सर थोड़ा बहुत, या फिर साइकिलिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया। हॉबीज नहीं है कुछ और, कोई स्पोर्ट्स खेलने लग जाओ, कोई गेम खेलने लग जाओ, चेस हो गया, कुछ भी हो सकता है। एनी एक्टिविटी विच इज न्यू फॉर यू, जिसको सीखने में आपको थोड़े से एफर्ट्स लगे लेकिन मजा है कि हाँ सर इट इज नॉट पार्ट ऑफ माई जर्नी, इट इज, इसका कोई एग्जाम नहीं होगा, लेकिन सर ये मैं बस इसलिए सीख रहा हूँ ताकि मेरा माइंड एक अलग जोन को फील कर सके जो कि मैंने आज तक फील नहीं करी।
हमें हमारे दिमाग को कुछ नई चीज़ें सिखानी पड़ती है, तभी जाके वो ग्रो करता है। इवन जब मैं आज भी एलआर पढ़ता हूँ तो मैं बोर हो जाता हूँ, तो कुछ नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती है साथ साथ में, तब जाकर हमारा दिमाग एक एक्टिवेटेड स्टेट में, एक ऐसी स्टेट में रहता है कि जहाँ उसको एक एनर्जी फील होती है कि हाँ मेरे पास बहुत सारे काम है। अब आप लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट से सुना है कि सर इतने दिन लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, अब एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो चुका सर, दिमाग कुछ है ही नहीं सर, दिमाग में ना ही पढ़ने की शक्ति है। भाई तुम्हारी लाइफ तुमने इतनी अनइंटरेस्टिंग बना रखी है तो कैसे होगा? थोड़ी सी एक्टिविटीज ऐसे इन्वॉल्व करो अपने रूटीन के अंदर, जिससे आपको थोड़ा सा अलग फील हो कि नहीं यार अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। मे बी इट्स डांस, मे बी इट्स एनी गेम और एनी काइंड ऑफ हॉबी और एनी काइंड ऑफ नॉवेल और समथिंग लाइक दैट, लेकिन कुछ नया रखो अपनी जिंदगी में ताकि तुम्हारा दिमाग कुछ नई चीजें फील कर सके, एक्सप्लोर कर सके। गॉट इट? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना मेरी बात। बाकी क्या है ना, 10 दिन में आपका दिमाग जीरो लेवल पे आ जाएगा, एनर्जी जीरो हो जाएगी कि नहीं सर यार ये सारी चीजें मैं रोज के रोज पढ़ रहा हूँ, रोज के रोज आरसीज पढ़ना, डीएलआर के सेट सॉल्व करना, क्वांट्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना। जी, इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इनटू योर लाइफ। गॉट इट? आ जाओ। तो मिस्टेक नंबर 2 नहीं है, दीज आर काइंड ऑफ कि इन चीजों पर हमें ध्यान देना है, लेकिन मैक्सिमम लोग देते नहीं। तो इस पर बड़ा लेक्चर नहीं देना चाहता हूं, सिंपल सी बात इतनी सी, ठीक है? अब बहुत अलग लेवल की बात कर रहा हूं। अब ऐसा है कि तीसरा जो पॉइंट है हमारे सामने, जो तीसरा पॉइंट है हमारे सामने, ये काफी लोगों को पता है लेकिन वो उसको इग्नोर करते हैं। क्या है सर? मोमेंटम वाला पॉइंट। मोमेंटम और ऑल्सो नोन एज फ्लो और ऑल्सो नोन एज कंसिस्टेंसी। सी स्टूडेंट्स, आप लोग जानते नहीं हो कि इन तीनों की ताकत कितनी। तीनों कुछ है नहीं, एक ही बात है तीनों एक ही, कि सब मोमेंटम, फ्लो, कंसिस्टेंसी। ये होता क्या है सर? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे 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 अगर मान लो आप हमले को एक जोन में आने लगते हैं, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि आपने आज कोई काम करना स्टार्ट करा, तो आज आपको थोड़ी सी एनर्जी लो फील होगी, लेकिन आप उसको 7 दिन तक लगातार करते जाओ, 8वें दिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर मेरा रूटीन बन चुका है, मैं अब उस काम को समझने लगा हूं और साथ साथ में मेरी बॉडी अब उसके साथ सिंक्रोनाइज हो चुकी कि नहीं यार मुझे रोज करना है। उसी तरह से जैसे जैसे अपने मोमेंटम पर ध्यान दो, बिल्ड द मोमेंटम कि नहीं सर मैं तो रोज पढ़ाई करूंगा, कुछ ना कुछ रोज पढ़ाई करूंगा। सर आज बिल्कुल मन नहीं है, आज तो सर मेरे को बुखार आ रहा है, मेरा दिमाग सोच भी नहीं पा रहा है। जस्ट सॉल्व 1 DILR सेट, जितना पॉसिबल है उतना करो। सर मैं तो 10 क्वेश्चंस क्वांट्स के कर लेता हूँ, एक आरसी और 2 पैरासिम्बल्स करूंगा अगर मुझे बुखार भी आ रही है तो, क्योंकि मोमेंटम ब्रेक नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज वेरी अंडररेटेड स्किल। जी, ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से मैक्सिमम लोग कंसिस्टेंट नहीं हो, इसलिए आपके पास रिजल्ट्स नहीं आने वाले। ये जो एस्पिरेंट से अचीवर की जर्नी है, ये एक बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन स्लो प्रोग्रेस आती ही कंसिस्टेंसी से। इस बात को समझना, रोज हमें काम करना है। सी सचिन तेंदुलकर को अगर हम बात करें, सचिन तेंदुलकर जो कि ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, अगर आप उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, आपको पता लगेगा कि आप पता करना कि उन्होंने छुट्टियां कितनी ली अपने पूरे करियर में से। आप खुद पता करना कि उन्होंने छुट्टियां कितनी ली है, आपको पता लगेगा कि इतने सारे तो उन्होंने मैचेस कॉन्जिक्यूटिव खेले कि छुट्टियां है ही नहीं सर कुछ सालों तक। तो कंसिस्टेंसी की पावर सब लोग जानते हैं, क्योंकि एक जोन में आ जाते हैं आप खुद सोचो कि सर आप 20 दिन तक लगातार डीएलआर के सेट सॉल्व करो, उसके बाद 5 दिन की छुट्टी ले लो, उसके बाद वापस आ जाओ। आपको देखना कि आपका एनर्जी लेवल, आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन आएगा ही नहीं। आप सोचोगे कि सर ये पजल जो कि मैं 15 मिनट में सॉल्व कर रहा था, आज 25 मिनट कैसे लग रहे हैं? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। आप सोचो, इसका मतलब ये नहीं है कि सर अपन रिलैक्स नहीं करेंगे या सर अपन ब्रेक्स नहीं लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये रिलैक्स एंड ब्रेक, ये भी सब कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्लान्ड होता है। प्लान्ड इन द सेंस कि सर हाँ सर आज बहुत ऐसा फील हो रहा है, ठीक है तो आज थोड़ी सी कम मेहनत कर लो ना, जिस दिन तुम्हें लो फील हो रहा हो उस दिन थोड़े कम सेट सॉल्व कर लो, लेकिन ब्रेक मत डालो ऐसा कि सर आज तो बिल्कुल करेंगे ही नहीं। अगर करना भी ऐसा कि नहीं सर कुछ ऐसा टास्क भी है कि नहीं सर बाहर भी जाना है, कुछ ना कुछ है, तो लंबा ब्रेक मत करो उसको कि 4-5 दिन का ब्रेक नहीं हो रहा, मैक्स टू मैक्स 2 दिन कि सर 2 दिन का ब्रेक है बस। अब सर ऐसा क्यों सर, इतना डिसिप्लिन लाइफ क्यों जरूरी है सर? क्योंकि कैट भी तो इतना पास ही है ना भाई, नवंबर तो आ जाएगा अभी, ये जुलाई चल रहा है और नवंबर आ ही जाएगा, तो ये जो टाइम पीरियड बचा है ना हमारे पास में, ये बहुत कम है, अब इतना इनफ टाइम नहीं है हमारे पास। तो अभी हमें इस टाइम को बहुत सही से इन्वेस्ट करना है, इस टाइम को बहुत सही से इन्वेस्ट करना है। इसीलिए कंसिस्टेंसी, फ्लो या मोमेंटम जो भी आपसे कहना चाहो, इस पे अच्छे से फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मिस्टेक नंबर 3 शायद आपको क्लियर हो चुकी है। अब फोर्थ और फिफ्थ मिस्टेक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद ये आपको और कहीं मिलेगी नहीं, इसलिए अच्छे से सुनना, अच्छे से थोड़ा सा फोकस वगैरह। इसको मैं कहता हूँ सेल्फ कंट्रोल। क्या है ये सर सेल्फ कंट्रोल? इसको मैं 2 लेवल्स पे बांटता हूँ। सेल्फ कंट्रोल का मतलब एक तो होता है डिस्ट्रैक्शन। आज की जनरेशन बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। डिस्ट्रैक्शंस में काफ़ी सारी चीज़ें जो आप नहीं करना चाहते वो भी कर लेते हो। जैसा अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना लेकिन फिर भी आप टाइम वेस्ट कर देते हो मोबाइल पर या लैपटॉप पर। दूसरी बात, एक डिस्ट्रैक्शन होता है जैसे भाग मिल्खा भाग में होता है। जैसे भाग मिल्खा भाग के अंदर मिल्खा सिंह जो अपने होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और परफॉर्मेंस उनकी लो और चैंपियनशिप हार जाते हैं। उस तरह का डिस्ट्रैक्शन, आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो उस तरह का डिस्ट्रैक्शन जो कि आज की जनरेशन में बहुत कॉमन है, और उसी तरह के और सिमिलर डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं हमारी लाइफ में। सी यू आर कॉलेज स्टूडेंट्स राइट, या आप कॉलेज स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप जानते हो कि आपकी लाइफ में कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस हैं। इन डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीखो भाई। मैं यहाँ सिखाने नहीं आऊँ कि कैसे कंट्रोल करोगे, यू गाइज नो वेरी वेल, और नहीं जानते हो तो आप सीख लोगे फटाफट कि कैसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन जस्ट दिस वीडियो इज जस्ट अ रिमाइंडर कि एस्पिरेंट्स अचीवर की जर्नी इन सब चीज़ों को ना करने से मिलने वाली है, ना करने से ही पूरी होने वाली पूरी जर्नी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करो, डिस्ट्रैक्ट मत करो अपने आप को, थोड़ा सा फोकस के साथ काम करो। समझ पा रहे हो क्या? तो डिस्ट्रैक्शंस आप जानते हो कि अपनी लाइफ में कौन कौन से। दूसरी बात, सेल्फ कंट्रोल में मैं कहता हूं सेल्फ बिलीफ। आपका बिलीफ थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखो कि सर इस साल का कैट एग्जाम में क्रैक कर सकता हूँ। क्यों क्रैक कर सकता हूँ? मेरे पास समय है, मैं अच्छे से मेहनत कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, सारे वो एफर्ट्स में राइट डायरेक्शन में पुट कर सकता हूँ अगर मेरे पास समय है तो इसका मतलब अपने अंदर एक विश्वास जगाओ कि नहीं सर आई कैन क्रैक द गेम ऑफ कैट, एज सिंपल एज दैट। कई लोगों के अंदर फेथ नहीं है, खुद पर विश्वास ही नहीं है। अब सोचो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं क्लास में एंटर करता हूँ और किसी टॉपिक को मुझे पढ़ाना है। अब मैं खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, अंडर कॉन्फिडेंस हमारी आंखों में दिखता है दोस्त, ये दिखता है मेरी आंखों में। तो जैसे मैं क्लास में एंटर करूंगा, मैं थोड़ा डर होगा मेरे अंदर। क्या डर होगा? कि जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो मुझे पता है कि मुझे परफेक्ट नहीं आता, तो इन बच्चों को अगर कुछ भी क्वेश्चन आया मुझसे पूछ लेंगे तो मुझे डर लगेगा कि मुझे आएगा ही नहीं आएगा। तो अंडर कॉन्फिडेंस आंखों में दिख जाता है। ऑन दी अदर हैंड, मैं क्लास में एंटर करता हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि ये जो टॉपिक है ना, ये मैंने 50 बार पढ़ा चुका हूँ, ये टॉपिक मुझे अच्छे से मास्टरी कर रखी है इसके अंदर, तुम्हारा जैसा भी क्वेश्चन हो मेरे सामने रख दो, सॉल्व हो जाएगा। अब सोचो, इसके बाद अराउंड 90% ऑफ द क्लास जो है वो इतना महसूस कर लेगी कि नहीं यार, इनसे अपन फालतू के डाउट्स नहीं पूछे, इनको बहुत कुछ पता है, थोड़े बहुत अपने लेवल पे रिजॉल्व कर लो। बाई चांस सोचो अगर किसी ने डाउट पूछ भी लिया और मैंने उसका रिजॉल्व कर दिया अच्छे लेवल पर, तो उसके बाद कोई नहीं पूछेगा क्योंकि पता है कि हाँ इनको बहुत अच्छे लेवल पर आता है। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि नहीं सर मैं तो गेम क्रैक करूंगा। सिंपल सी बात है, इस जोन में लाओ अपने दिमाग को कि नहीं सर वी आर रियली अचीवर, हम अचीवर हैं सर, इस बात पे लाओ। ठीक है? तो ये जो सेल्फ बिलीफ है, ये जो फेथ है खुद पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद पर फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जर्नी हम अकेले तय करते हैं डेफिनेटली, लेकिन हमें खुद ही का सहारा चाहिए होता है इस जर्नी को पूरा करने के लिए। बात समझ पा रहे हो? तो मैं इसको ज्यादा एलिबोरेट नहीं करूंगा, आप लोग समझदार हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसके अंदर डिस्ट्रैक्शन पर फोकस करना है और खुद के ऊपर फोकस करना है कि आप सोच कैसा रहो, खुद पर फोकस करो कि नहीं यार अपन इस गेम को क्रैक कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि हमारे पास समय है। आ जाओ फिफ्थ पॉइंट पे, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, लास्ट मिस्टेक सी। बहुत अच्छी मिस्टेक है। कैट का जो एग्जाम है इट्स सिमिलर लाइक क्लाइंबिंग द पिरामिड, राइट? कैट का जो एग्जाम है इट्स सिमिलर लाइक क्लाइंबिंग द पिरामिड। अब टॉप पर कौन पहुंचेगा? वही पहुंचेगा जो इस पिरामिड को समझेगा। कैसा पिरामिड है सर? अच्छे से देखो, एक पिरामिड में ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें 4 सेक्शंस हैं। सी, ये वाला जो पिरामिड का जो कंसेप्ट है ना, ये मेरा कंसेप्ट नहीं है, एक चैनल एक कूल मित्र वहां से सीखा था, बहुत तगड़े लेवल का लगा मुझे, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आई एम गिविंग द क्रेडिट टू दैट मैन हु इन्वेंटेड दिस कंसेप्ट। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे पिरामिड में मुझे ऊपर चढ़ना है। ऊपर कौन है? मेरा कैट एग्जाम है। कौन है? कैट एग्जाम है। कौन है स्टूडेंट्स? कैट एग्जाम है। मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ऊपर चढ़ना है, मुझे ऊपर चढ़ना है। कैसे चढ़ूंगा? बेस से चढ़ूंगा। ये मेरा है बेस, ठीक है? अब बेस क्या है? जिसका पर्पस क्लियर होता है वो चढ़ने की शक्ति रखता है। पर्पस मतलब सर दिखा था ना कोटा फैक्ट्री में, कैट एग्जाम मेरा ड्रीम नहीं है, मेरा एम है, क्योंकि ड्रीम्स देखे जाते हैं, एम्स अचीव किए जाते हैं, और हमें अचीवर बनना है। एस्पिरेंट्स सिर्फ ड्रीम करते हैं, अचीवर्स उनको अचीव करते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए, हमारा जो एम है ना, एम
वो क्लियर होना चाहिए। जिसका एम क्लियर होता है वो अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज को है ना अच्छे से सेट कर लेता है। सोचो ना, अगर आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है तो आप प्रायोरिटी सेट कर लोगे कि ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्त हु हैज अ पर्पस, उनकी लाइफ में प्रायोरिटी सेट होती है। जिनकी प्रायोरिटी सेट है वो इंसान प्रोडक्टिव होता है, उसको कम मेहनत में भी ज्यादा रिजल्ट्स मिल जाते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है सर? कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट्स, कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट्स, रिसोर्सेज कम काम में ले रहा हूं लेकिन रिजल्ट ज्यादा मिल रहे हैं। जो प्रोडक्टिव इंसान है वही तो प्रॉफिट्स ले जाता है मार्केट में। और ये प्रॉफिट्स क्या है सर? 99 परसेंटाइल वाले गेम। ये परसेंटाइल ये तो है, पी से प्रॉफिट, पी से परसेंटाइल। ये जो 4 पी है ना, ये जो हमारे सामने 4 पी है ना, पर्पस, प्रायोरिटी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स, इन 4 पीस को अपने दिमाग में रट लो। सिंपल सी बात है। इस पिरामिड को समझ लो कि सर मेरा अगर पर्पस क्लियर नहीं होगा तो मेरी प्रायोरिटी सेट नहीं होगी। जिसकी प्रायोरिटी सेट नहीं होती वो प्रोडक्टिव नहीं होता, और जो प्रोडक्टिव नहीं होता वो प्रॉफिट्स नहीं ले जाता, वो ना ही परसेंटेज ले जाएगा मार्केट। सिंपल सी बात है। इस पिरामिड को अच्छे से समझो, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। मैं जब भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अटक रहा होता हूँ, फोकस करता हूँ इस पिरामिड पे कि सर अपना क्या, कौन सा बेस खराब है, अपना ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। अच्छे से सोचो, नीचे से ऊपर जाओ, ठीक है? आपको पक्का क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ यार अपना तो एम ही अच्छे से क्लियर नहीं है। जिसका एम क्लियर नहीं है, क्या वो प्रायोरिटी सेट कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपके दिमाग में एक एम होना चाहिए। एक एम कि नहीं सर दिस इज द एम ऑफ माई लाइफ की अभी इस समय एकेडमिकली आई हैव टू क्रैक कैट एग्जाम। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो दीज वर सम पॉइंट्स। ये जो 5 मिस्टेक्स थी ये मेरी साइड से, जो कि मैंने काफ़ी लोगों में ऑब्जर्व करी, काफ़ी एस्पिरेंट्स में मैंने ऑब्जर्व करी कि ये मिस्टेक्स को काफ़ी एस्पिरेंट्स कमिट कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो स्टूडेंट्स आई होप ये 5 मिस्टेक्स को आप सुधार लोगे फटाफट से फटाफट, जिससे आपकी जर्नी जो है एस्पिरेंट से अचीवर की बहुत आसान बन जाएगी। गॉट इट स्टूडेंट्स? अगर कोई डाउट है, कोई इश्यू है किसी भी पॉइंट में, तो कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, यू कैन शेयर योर थॉट्स। गॉट इट? अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको मिस्टेक समझ में आ चुकी है, जस्ट write a sentence, a statement that I am going to crack CAT 2024 this year with this much percentile. Got it? समझ गए क्या बात को? चलो, till then keep learning and keep practicing. Bye bye.